वेलकम टू SSG लॉ अकेडमी। हम कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट, उसमें टॉपिक चल रहा है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20। 18-19 पे ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस है। 18 बात करता है प्रॉपर्टी प्लस राइट्स को लेके। 19 बात करता है पार्ट पेमेंट की। अगर आप इसको देखेंगे तो पार्ट पेमेंट जो होता है उसके रिगार्डिंग जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होती है उसकी बात करता है। आज हम उसी सीरीज़ में सेक्शन नंबर 20 करने वाले हैं, जो बात करता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। कोई थर्ड पर्सन जो होता है तब वो उसका जो एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट होता है उसका क्या इफेक्ट होता है। द एक्सप्रेशन agent duly authorized in this behalf in section 18 and 19 shall in the case of a person under disability include his lawful guardian committee or a manager or any agent duly authorized by such guardian committee or manager to sign the acknowledgement or make the payment। तो जैसे हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा था, वहाँ पे बात हो रही थी एजेंट ड्यूली अथोराइज्ड इन दिस बिहाफ। उसी को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए सेक्शन 20 है। ये कहता है कि एजेंट ड्यूली अथोराइज्ड इन दिस बिहाफ जो होता है वो कौन होता है, वो होता है लॉफुल गार्जियन। अगर पर्सन इन डिसेबिलिटी कौन होते हैं, सबसे पहले तो ये होता है जैसे माइनर हो गया, ठीक है, और दूसरा होता है अनसाउंड पर्सन, ठीक है। तो माइनर और अनसाउंड पर्सन इन दोनों के सर्कमस्टेंसेस पे जो लॉफुल गार्जियन होता है ना, वो यहाँ पे एजेंट ड्यूली अथोराइज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कमेटी बना लेते हैं ना लोग, तो वो और मैनेजर, ठीक है। अब इनका भी जो होता है, जो एजेंट होगा, ये अपने एजेंट को परफॉर्म करने के लिए रखेंगे, तो वो यहाँ पे एजेंट ड्यूली अथोराइज्ड इन दिस बिहाफ की कैटेगरी में आएगा। बहुत सिंपल सी बात है और बहुत छोटी सी बात है। नथिंग इन द साइड सेक्शन रेंडर वन ऑफ द सेवरल जॉइंट contractor, partners, executors or mortgagee chargeable by reason only of the written acknowledgement signed by or payment made by or by agent of or any other of them, ठीक है, और एनी अदर ऑफ देम। तो यहाँ पे इसका जो ये क्लोज टू है ये बताता है कि कौन कौन यहाँ पे अलाउ नहीं किए जाएंगे, किनको एजेंट ड्यूली अथोराइज नहीं मानेंगे। तो ये हो गई इसकी नेगेटिव क्लोज हो गई। तो यहाँ पे कौन नहीं माने जाएंगे, जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर्स, मॉर्गेजीज, ये यहाँ पर जो है एजेंट ड्यूली अथोराइज नहीं माने जाएंगे, इस एक्ट में नहीं माने जाएंगे। अदरवाइज जैसे पार्टनर्स हो गए, वो एक दूसरे के एजेंट हो गए, वो पार्टनरशिप में मान जाएंगे, बट यहाँ पे वो नहीं माने जाएंगे। थर्ड बताता है फॉर दिस पर्पस the said section acknowledgement signed or payment made in respect of any liability by or by the duly authorized agent of any limited owner of the property who is governed by Hindu law shall be valid acknowledgement or payment as the case may be against a reverser succeeded to such acknowledgement। हिंदू लॉ में क्या होगा, जैसे कर्ता होते हैं ना, तो जो भी कर्ता बनता जाएगा वो एजेंट हो जाएगा, उसका जो यहाँ पे ये चीज़ चलेगी। वेयर लाइबिलिटी में बी इंक्योर्ड बाय हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। where liability has been incurred by on behalf of the Hindu undivided family such as such the acknowledgement of the payment made by or duly authorized agent of and manager of the family for the time being shall be deemed to have been made on behalf of the whole family। सेम यहाँ पे कर्ता के लिए बोलती, अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है तो कर्ता जो होता है वो मैनेजर ऑफ द फैमिली होता है, तो यहाँ पे वो ही यहाँ पे एजेंट का जो है रोल प्ले करेगा, ठीक है, वही एजेंट का रोल प्ले करेगा। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब मैं इसको एक छोटे से बताती हूँ। देखो, जब कोई पर्सन डिसेबिलिटी में होता है तो जो उसका लॉफुल गार्जियन होगा ना, वो यहाँ पे एजेंट बन जाएगा। इसके अलावा कमेटी मैनेजर जो होते हैं, वो जो एजेंट अपॉइंट करते हैं, वो यहाँ पे एजेंट का रोल निभाएंगे, ठीक है, वो यहाँ पे एजेंट ड्यूली अथोराइज हो जाएंगे। लेकिन जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर, पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर्स और मॉर्गेजी यहाँ पे नहीं आएंगे। सिंपल सी टर्म ये है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कह दिया है कि कर्ता जो होता है या जॉइंट हिंदू फैमिली है तो वो भी यहाँ पे जो है एजेंट का रोल निभाएंगे। इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट हमारा खत्म होता है। थैंक यू।